सुप्रभात बच्चों, कैसे हो सभी। कल अपन ने पढ़ा था हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे बदल रही है। उसमें अपन ने कल चर्चा कर ली थी भूकंप, ज्वालामुखी और इनके बारे में। आज अपन चर्चा करेंगे यानी कि जो अंदर पृथ्वी के अंदर की जो इस तरह करती हैं या जो परिवर्तन हुए उनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। आज अपन चर्चा करेंगे कि आज की जो भाई है यानी कि बाहर का जो भूतल है या भूदृश्य है उसमें परिवर्तन कैसे हो रहा है, वो किस किस कारण से हो रहा है। तो कल अपन ने अंतर्जातीय और आज करेंगे बहिर्जातीय जो बल होते हैं उनके द्वारा। उनमें भी क्या है, जैसे नदियों द्वारा, हिम नदियों द्वारा, पवन द्वारा, समुद्री जल द्वारा, इन द्वारा परिवर्तन कैसे होता है। तो कल अपन ने बात ये कर ली थी। आज अपन करेंगे अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन और निक्षेपण इन दोनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अपर्दन का मतलब होता है किसी यानी कि भूदृश्य पर किसी जल या पवन या हिम के द्वारा, जल पवन या हिम के द्वारा जो जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को मतलब नुकसान, या उनके द्वारा एक किसी वस्तुओं को या मिट्टी जो भी होती है, पत्थर कंकड़, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। तो आगे समझ में, तो अपर्दन की तो ये हो गया अपर्दन। और निक्षेपण यानी कि ये जो अपर्दन होता है उसको यानी कि पवन है, नदी, हिमनद और ये सारी चीजें वो उसको ले जाकर कहीं दूसरी जगह जमा कर देती हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, निक्षेपण कहते हैं। तो आगे समझ में, यानी कि सबसे पहले दोनों अपन ने अर्थ समझ लिया। तो अपर्दन किसे कहते हैं कि भूदृश्य पर नदी, पवन और हिम द्वारा जो कि इन्हें घटकों को यानी कि एक स्थान से दूसरी जगह स्थानांतरित कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। और निक्षेपण यानी कि उनको जमा करना। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अपर्दन और निक्षेपण में कैसे होता है, जैसे सबसे पहले अपन लेते हैं नदी, यानी अपर्दन और निक्षेपण सबके द्वारा होता है, नदियों द्वारा, पवन द्वारा, समुद्री तरंगों द्वारा और नदी द्वारा। तो सबसे पहले अपन लेते हैं पवन, सबसे पहले लेते हैं अपन नदी या बहता जल। अब देखो नदी का नाम तो आपने सुना होगा, बच्चों है देख के भी किसी के आसपास देखो, यानी कि बरसात के दिनों में क्या है, नदियां बहती हैं। अब ये तो नदियां बहती हैं तो इस तरह कृतियों का क्या है, निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, इस तरह कृतियों का निर्माण करती हैं। अब वो इस तरह कृतियां कौन कौन सी होती हैं, यानी कि अपर्दन और निक्षेपण द्वारा इस तरह कृतियों का निर्माण, यानी कि अपर्दन और निक्षेपण द्वारा इस तरह कृतियों का निर्माण। अब कैसे होता है इस तरह कृतियों का निर्माण, देखो नदी कैसे करेगी, नदी क्या आती है, पहाड़ों से निकलती है और बहती है। अब नदी बहती है तो क्या करती है, अपर्दन करती है। अब अपर्दन करती है यानी कि नदी क्या करती है, सबसे पहले क्या करेगी, नदी अपर्दन करेगी। क्या करेगी, अपर्दन। अब अपर्दन करेगी तो कौन कौन सी देखो इस तरह कृतियों का निर्माण करेगी। अब अपर्दन करती है तो ये अपर्दन के कार्य में क्या क्या करती है, देखो इसमें करती है अपघर्षण। तो सबसे पहला काम क्या होता है इसका, अपघर्षण। देखो अपघर्षण। अब देखो अपघर्षण क्या होता है, यानी कि जैसे नदी बहती है, क्या होती है, नदी बहती है। कैसे बहती है, देखो ये जैसे मान लो ये नदी बह रही है, ये क्या हो रही है, नदी बह रही। अब नदी बह रही है तो इसके आसपास में क्या है, ये जैसे मान लो चट्टाने हैं, ये क्या है, जैसे चट्टान, इनको यानी कि जो पानी है इनके रगड़ खा खा के और इनको तोड़ता वह आगे बढ़ता है, उसे कहते हैं अपघर्षण। क्या कहते हैं, अपघर्षण। जैसे ये क्या है, नदी, तो ये क्या है, पानी ये इधर ही बह रहा है, तो ये क्या है, आसपास की जो चट्टानें उनको क्या करता है,
तोड़ता हुआ अपने साथ बहा ले जाता है, उसे क्या कहते हैं, अपघर्षण। क्या कहते हैं, अपघर्षण। फिर उसके बाद में दूसरा काम क्या करती है, घोलीकरण। यानी कि पानी जब बहता है तो पानी के अंदर आप देखते हो बिल्कुल साफ, जैसे बरसात का पानी होता है बिल्कुल साफ होता है, लेकिन नदियों का पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, या उसमें कंकड़ पत्थर मिट्टी ये मिल जाती है। तो वो क्या है, यानी कि घोल पानी में साथ अपने मिट्टी कंकड़ सबको क्या कर लेता है, नदियां अपने साथ घोल लेती हैं। तो ये क्या है, दूसरा, यानी कि इन आधारों पे क्या करती हैं, नई स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। फिर उसके बाद में आता है सन्निकर्षण। कौन सा आता है, सन्निकर्षण। अब सन्निकर्षण में क्या होता है, जैसे नदी बह रही है, नदी क्या हो रही है, बह रही है, तो नदी बह रही है तो उसके साथ में कंकड़ पत्थर छोटे मोटे ये क्या बहते रहते हैं, और वो क्या करते हैं, आपस में टकरा टकरा कर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और टूटने के बाद में क्या हो जाते हैं, बिल्कुल बारीक हो जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, सन्निकर्षण। यानी कि आपस में, यानी कि आपस में टूटकर आपस में रगड़ खाकर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और इनके कण बारीक हो जाते हैं, उसे कहते हैं सन्निकर्षण। और जल गति यानी कि तेज, जितना तेज बहाव होगा उतना कटाव ज्यादा होगा। तो ये है नदी, यानी कि इन आधारों पर नदी क्या करती है, नई स्थलाकृतियों का निर्माण करती। अब जो नई स्थलाकृति है, अब वो नई स्थलाकृतियां कौन कौन सी है, देखो नदी जो नई स्थलाकृति बनाती है वो कौन सी बनाती है, नदी। जैसे ये क्या है, नदी, ये है नदी, ये है नदी, क्या है, नदी। और नदी में क्या होता है, जल होता है, नदी में जल होता है, ये नदी है, इसमें क्या है, जल, ये पानी बह रहा है। अब देखो ये नदी के, नदी द्वारा जो इस स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो कौन कौन सी करती है, देखो तो सबसे पहले क्या बनाती है, ये विसर्प। विसर्प कहने की मोड़, देखो दिख रही है नदी, नदी क्या होती है, सांप की तरह इधर उधर बह रही है। तो सबसे पहले नदी क्या बनाएगी, देखो विसर्प बनाती है। क्या बनाती है, विसर्प। क्या बना रही है, विसर्प। नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति, तो क्या बनाइए, विसर्प। अब विसर्प देख रहे हैं, ये यानी कि नदी बह रही है, ऐसे बहेगी, इधर आएगी तो इधर क्या होगा, कटाव होगा, और इधर क्या होगा, जमाव होता रहेगा। यानी कि इधर जो मिट्टी कंकड़ पत्थर है वो क्या होंगे, जमते रहेंगे, और जो सामने वाला रहता है उसमें क्या है, इधर जैसे नदी आएगी इधर बहाव तो इधर कटाव होगा, और इधर ही जमाव होगा। फिर ऐसे यहाँ आएगा तो इधर कटाव होगा और इधर ही जमाव होगा। तो ये क्या बन जाते हैं, विसर्प। यानी कि सांप की तरह क्या बन जाती है, आकृतियां बने जाती हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, विसर्प कहते हैं। आ गया होगा बच्चों समझ में। तो ये क्या है, यानी कि नदी इधर से बह रही है, क्या कर रही है, इधर से ऐसे बह रही है, तो इधर क्या होगा, कटाव, और इधर क्या होगा, जमाव। तो इससे क्या बनेगा, विसर्प बने जाता। अब जो नदी बहती है, यानी कि ये जो नदी बह रही है, ये जहां तक बहती है, यानी कि इसका पानी जहां तक आता है उसमें एक क्या बन जाता है, तट बन जाता है। ये क्या है, तट। ऐसे क्या बन जाते हैं, तट बने जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं। यानी कि जो आसपास की कठोर जो चट्टानें होते हैं वो टूटती नहीं, और ये क्या है, तटबंध बन जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं। यानी कि जब पानी तेज आता है तो पानी यहाँ तक पहुंच जाता है, इसे क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं। आगे होगी समझ। अब देखो ये हो गया, तटबंध हो गया, विसर्प हो गया, और अब ये जो कटाव करती है, यानी कि नदी जब कटाव करती है तो उसके बाद में जैसे ढलान पे ज़्यादा होगी तो ज़्यादा कटाव करेगी, और धीरे धीरे, यानी कि नदी जब धीरे धीरे मैदानों में प्रवेश करेगी तो और भी स्थलाकृति। अब जैसे इनकी क्या हो जाती है, गति धीरे धीरे हो जाती है।
अब ये जैसे मान लो गति धीरे हो गई और कभी मान लो तेज हो गई, तो ये जो इस तरह ये है पानी कभी कभी इतना जमाव हो जाता है कि उसका संबंध इससे टूट जाता है और कैसी आकृति बन जाती है, यानी कि ये जो नदी बह रही है मान लो इधर क्या है जमाव ज्यादा हो जाता है, ये नदी क्या कर लेती है सीधा ही ऐसे ही इधर से निकलना शुरू कर देती है ऐसे, यानी कि इधर क्या हो गया जमाव ज्यादा हो जाता है तो नदी क्या है अपना रास्ता बदल लेती है, और जो ये भाग है यानी कि ये जो भाग है वो क्या हो जाता है अलग हो जाता है, और इससे अलग हो जाता है तो आपको ये अलग ही प्रकार की क्या दिखेगी स्थलाकृति दिखेगी, इसे कहते हैं बोखुर झील। बोखुर झील कहते हैं क्योंकि इसका मार्ग क्या हो गया परिवर्तन हो गया और ये क्या बन गई इससे अलग हट गई और ये क्या बन गई एक झील बन गई। गोखुर किसे कहते हैं, यानी कि गाय का जो खुर होता है उसके समान जो आकृति बन जाती है उसे क्या कहते हैं गोखुर झील कहते हैं। अब फिर धीरे धीरे क्या होता है जैसे नदी जाएगी आगे फिर और मैदानी भागों में जाएगी तो क्या होगा बाढ़ आ जाएगी, मान लो तेज पानी आ जाता है तो क्या रहती है बाढ़, तो बाढ़ आने से क्या बन जाते हैं बाढ़ के मैदान, क्या बन जाते हैं बाढ़ के मैदान, फिर बाढ़ के मैदान बन गए, फिर उसके बाद में क्या हो जाती है और इसकी गति कम हो जाती है तो फिर ये निक्षेपण यानी कि जमाव करना और शुरू कर देती है और जमाव करना शुरू कर देती है। अब जैसे जैसे ये समुद्र के पास में जाती है, जैसे जैसे नदी क्या जाएगी समुद्र के पास में जाएगी, जैसे मान लो ये क्या है समुद्र, ये क्या है समुद्र। अब जैसे समुद्र के पास में जाएगी तो क्या होगा ये अलग अलग दिशाओं, क्योंकि इसके जो मैदान वो क्या हो जाएंगे समतल होते जाएंगे और ये अलग अलग दिशाओं में बटी जाती है और इसे इन्हें कहते हैं वितरिकाएं, क्या कहते हैं वितरिकाएं कहते हैं, यानी कि ऐसे ये अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाती है और जो बीच में यानी कि ये इन भागों में यानी कि बीच के इन भागों में क्या हो जाता है जमाव हो जाता है, इसे कहते हैं बाढ़ का मैदान, और ये क्या बन जाते हैं लास्ट में आके डेल्टा बने जाते, क्या बन जाते हैं डेल्टा, यानी कि नदियां अब जब समुद्र में गिरने से पहले समुद्र ये है कि यानी कि इसमें गिरने से पहले क्या करती निर्माण करती है डेल्टा का निर्माण करती है, जो ऐसी विश्व में बहुत सारी नदियां होती हैं और जो ये अलग अलग यानी कि जो अलग अलग बढ़ जाती है इन्हें क्या कहते हैं वितरिकाएं, क्या कहते हैं ये कहते। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपके, तो ये क्या है नदी अपने जो मार्ग है पूरा उसमें इन आकृतियों का क्या है निर्माण करती है, तो ये समझ में हो गया। अब इसके अलावा नदी यानी हाँ एक ये जो डेल्टा ये क्या है डेल्टा, डेल्टा आपने पहली बार सुना होगा, ये क्या है डेल्टा। इस डेल्टा शब्द का प्रयोग यानी कि सबसे पहले किसने किया हेरोडोटस ने, हेरोडोटस नाम का एक इतिहासकार हुआ था, उसने क्या किया इस डेल्टा शब्द का प्रयोग किया और वो भी कहाँ नील नदी के आसपास के क्षेत्रों, यानी कि ये जो जमाव होता है उसको क्या कहते हैं, यानी कि नदी समुद्र में मिलने से पहले क्या खूब सारी जगहों को घेर लेती है क्योंकि उसमें ढलान कम हो जाता है और बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती है और उसके बाद में बिल्कुल मैदान समतल मैदानों का भी क्या कर देती है निर्माण कर देती है, तो ये सारी क्या है स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। इसके अलावा क्या होती है एक आकृति और बनाती है जिसे अपन कहते हैं झरना भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं उसे झरना, नाम सुना होगा झरने का, यानी कि पानी जो ऊपर से गिरता है उसको क्या कहते हैं झरना कहते हैं अपने, लेकिन उसको वैसे क्या कहते हैं प्रपात, यानी कि क्या कौन सी आकृति बनाती है प्रपात। अब देखो प्रपात यानी कि पानी ऊपर से, पानी क्या गिरता है ऊपर से गिरता है और नीचे आता है, कैसे गिरता है देखो, यानी कि जैसे ये क्या है पहाड़, ये क्या है पहाड़, पहाड़ के अंदर क्या होता है ऊपर जैसे मान लो क्या है इधर एक कठोर चट्टान, इधर क्या है ये क्या है कठोर चट्टान, ये क्या है कठोर चट्टान,
और इधर से क्या भरी है, नदी। इधर से क्या भरी है, ये भरी है नदी का पानी। ये क्या है, नदी का पानी। ये है नदी का पानी या नदी इधर बह रही है। अब देखो ये कठोर चट्टान है तो ये नदी का पानी इसी चट्टान को तोड़ नहीं पाता, और ये क्या है, कठोर चट्टान है। फिर उसके बाद में जैसे इसके नीचे क्या होती है, और भी बहुत सारी क्या है चट्टानें होती है। ये भी बहुत सारी चट्टानें होती है। जब नदी का पानी यानी कि इनमें ऊपर से गिरता है तो क्या होते हैं, ये जलप्रपात भी बनाती है। क्या बनाती है, जलप्रपात बनाती है। यानी कि ऊपर क्या होती है, जैसे कठोर चट्टान होती है, इसको काट नहीं सकती, और जो पानी आएगा क्या आता है, पानी। ये क्या है, नदी। तो नदी का जो पानी आएगा वो क्या होगा, इसको काट नहीं सकता, और ये इसके ऊपर से ही गिरता है तो ये क्या बन जाता है, एक तरह से प्रपात बन जाता है, और इसे क्या कहते हैं, प्रपात। तो ये भी क्या है, एक इसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। आ गई होगी समझ। फिर उसके बाद में अपन लेते हैं, ये नदी हो गया। नदी के बाद में नदी द्वारा और भी कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, लेकिन अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार इतनी ही है। फिर भी मैं आपको एक बार बता दें, यानी कि नदी होती है सबसे पहले जो पहाड़ों से निकलती है, जब घाटी को निर्माण, वी आकार की घाटी, फिर जलप्रपात, जलगर्तिका है, नदी वेदिकाएं, ये सारी चीज़ें इसमें बनाती है। और फिर जब निक्षेपण यानी कि जमाव करती है तो उसमें जैसे बाढ़ का मैदान है, जलोढ़ पंख, तटबंध, ये सारी चीज़ें का क्या है, गोपुर झील बताई थी मैंने अभी, गोपुर झील इनका क्या करती है, निर्माण करती है। अब इसके बाद में लेते हैं अपने समुद्री तरंग। कौन सी लेते हैं, ये तो हो गई नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति। अब समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। अब लेते हैं समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। अब देखो कैसे होते हैं, जैसे समुद्र तो आपने नाम भी सुना होगा, और कभी देखने का मौका मिले तो देखना भी। जैसे ये क्या है, समुद्र, इधर क्या है, ये है समुद्र। ये समुद्र में क्या होता है, पानी होता है, और ये क्या है, पानी भरा हुआ। अब जो समुद्री तरंग है वो भी क्या है, वो ही 3 प्रकार से, यानी कि सन्निकर्षण, अपघर्षण के द्वारा क्या करती है, इन चट्टानों को तोड़ फोड़ करती रहती है। तो ये क्या है, समुद्र। अब समुद्र की जो तरंग यानी कि लहर, यानी कि पानी ऐसे जोर से तेजी से उठकर आता है तो क्या करता है, इन चट्टानों को क्या करता है, काट देता है, या इनके आपस में जैसे बार बार क्या आएगा, पानी आएगा तो वो क्या है, चट्टानें टूटने लग जाती हैं, और इनसे भी क्या अनेक आकृतियां बनती हैं। तो अब देखो सबसे पहले यानी कि समुद्र में ये जैसे ये क्या है, चट्टान, ये क्या है, चट्टानें हैं। अब ये इसके ये यहाँ पर जैसे चट्टान है, इससे क्या है, पानी इधर आकर टकराएगा, और टकराएगा तो यानी कि इसमें धीरे धीरे क्या होगा, जैसे कमजोर यानी कि कोई मुलायम चट्टान आ जाती है, यानी कि नीचे मान लो कोई मुलायम आ गई, या ऐसे कोई मुलायम चट्टान आ जाती है, तो ये पानी क्या है, धीरे धीरे उसको काटना शुरू कर देता है, और कैसी आकृति बन जाती है, एक ऐसी आकृति, यानी कि चारों तरफ से ये क्या हो जाती है, कट जाती है, और ऐसी आकृति इसमें बने जाती है। यानी कि पानी क्या है, चारों तरफ से इसको काट देता है, क्योंकि इसकी चारों तरफ क्या होती है, जैसे मुलायम चट्टानें होती हैं, इस वजह से क्या हो जाता है, कट जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, स्टेक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेक कहते हैं। अब ये स्टेक का मतलब यानी कि एक स्टिक, यानी कि बिल्कुल अलग ही एक खंबा सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, पानी पानी। ये कठोर चट्टान है, और बाकी इसके चारों तरफ कमजोर चट्टानें और समुद्री जो तरंगे आती हैं वो क्या करते हैं, इसको काट देती हैं। इसके अलावा जैसे जैसे यानी कि धीरे धीरे ये क्या चट्टानें कटती जाएंगी, तो और भी आकृतियां
शुरू हो जाती है। और वो आकृतियाँ कैसे बनती हैं, जैसे एक बनता है मेहराब। मेहराब देखा होगा आपने, जैसे होता है मकान। मकान तो देखा होगा, उसके मकान का जो बाहर का हिस्सा होता है उसको ऐसे, यानी कि इसको कैसे काटती है, ऐसे काट देती है। ये क्या है, ये तो है कठोर चट्टान। ये क्या है, कठोर चट्टान। और ये पानी है क्या है, इसके अंदर यहाँ तक आ जाता है। तो ये क्या बन गया, एक तरह से मेहराब की आकृति बन गई, यानी कि एक गेट की तरह बन जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, तटीय मेहराब। क्या कहते हैं, तटीय मेहराब। तो ये आकृति ऐसी बन जाती है। फिर इसके अलावा एक और बन जाती है, जिसमें ये तो क्या मेहराब बन गया, यानी कि इसके इधर से देखेंगे उधर से देखेंगे तो अपने को क्या एक गेट सा दिखाई देगा। इसके अलावा क्या बन जाती है, जैसे ये चट्टानें और कटेंगी तो क्या बन जाती है, एक गुफा सी बन जाती है। क्या बन जाती है, गुफा बन जाती है। गुफा कैसी होती है, यानी कि ऐसी आकृति बने जाती है। और ये क्या है, जैसे कठोर चट्टानें हैं और ये पानी इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर आएगा पानी और इसमें, तो ये क्या बन जाती है, समुद्री गुफा। या इसको तटीय गुफा भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, एक गुफा, यानी कि अंदर इसके पानी, जैसे चट्टानें कमजोर हो तो इसको तोड़ता तो क्या बन जाती है, एक गुफा बन जाती है। तो ये क्या है, समुद्री तरंगों द्वारा ये जो, तो ये किससे होती है, अपरदन के द्वारा, यानी कि स्टेज, यानी कि एक ही खड़ी जो कठोर चट्टान है वो बसती है और बाकी आसपास की जो कमजोर चट्टानें वो क्या हो जाती हैं, घिस जाती है। दूसरी है तटीय मेहराब, यानी कि एक ऐसे गेट की तरह आकृति बन जाती है, उसे क्या कहते हैं, मेहराब। ये पानी इसमें से इधर से निकलकर उधर ही चला जाता। फिर ये क्या है, गुफा, यानी कि अंदर पानी इसके अंदर घुसता जाता है और ये क्या बन जाती है, गुफा की आकृति बन जाती। तो ये बात आगे होगी समझे। अब इसके बाद में अपन लेते हैं पवन, यानी कि समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित होगी। अब पवन द्वारा निर्मित इस तरह करते हैं, पवन यानी कि हवा, पवन यानी हवा, यानी कि पवन द्वारा भी जो कई इस कलाकृतियों का निर्माण होता है उनकी अपन इसमें चर्चा करें। अब देखो पवन द्वारा कौन सी होती है, जैसे पवन हवा चलती है तेज, कभी आपने देखा होगा आंधियां भी चलती है। आंधी आती है तो आंधी में क्या है, बहुत सारी धूल आती है और वो अपने जैसे चेहरे पे जम जाती है, कपड़ों पे क्या हो जाती है, लग जाती है। और जो ये हवा होती है वो क्या है, यानी कि जो अपना धरातल होता है उससे थोड़ा सा ऊपर होकर ज़्यादा कटाव करती है। तो अपने जैसे मान लो आंधी आती है उसके सामने जाते हैं तो अपने को आंधी पीछे धकेल देती है। तो ये क्या करती है, जैसे कठोर जो चट्टानें हैं उनके आसपास की जो मुलायम चट्टानें उनको तेज हवा के कारण वो क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती है और उससे भी क्या है कई आकृतियाँ वो उनको अपने साथ बहा ले जाती है। तो जो पवन है वो भी क्या है, तीन आधारों पर क्या करती है, अपरदन निक्षेपण करती है। जैसे कैसे अपवहन का मतलब है, यानी कि पवन एक जगह से जैसे मिट्टी को उठाती है और अपने साथ उड़ाकर ले जाती है, उसे कहते हैं अपवहन। अपघर्षण यानी कि जैसे कोई चट्टान है, जैसे देखो तो नदियाँ, पवन भी क्या है तीन प्रकार से कार्य करती है। कौन कौन सा कार्य करती है, जैसे अपवहन, एक होता है अपवाहन, एक होता है अपघर्षण। अपवाहन का यानी कि मैं बता दिया कि ये अपने साथ में क्या है उनको उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। अपघर्षण का मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे रेतीले होते हैं जिसमें क्या होती है, जैसे मान लो कोई चट्टान होती है, क्या होती है, जैसे ये क्या है चट्टान है, क्या है चट्टान। अब जैसे पवन किधर से चलेगी, इधर से पवन चल रही है, किधर से चल रही है, इधर से पवन चल रही है। अब ये यानी कि ये नीचे की क्या है कठोर चट्टान है, ये ऊपर की क्या है ये कठोर है और नीचे क्या है मुलायम चट्टान। तो जब पवन की गति तेज होगी यानी कि ये क्या चल रही है पवन,
अब जब पवन चलेगी तो इसके चारों तरफ क्या करेगी, चक्कर काटेगी, तो नीचे से क्या होगा, ये और भी ये ऐसे हो जाए, यानी कि मशरूम की तरह क्या बन जाती है, आकृतियां बन जाती हैं। क्या बन जाती है, ऐसी आकृति बने जाती है। तो ये जो पवन होती है सर्वाधिक, यानी कि नीचे भी नहीं काटती, केवल इस जो बीच वाला भाग है इसको यहाँ से ज्यादा काट के अपने साथ ले जाती है अपघर्षण के कारण। ये किसके कारण होता है, अपघर्षण के कारण वो जाता है। इसको क्या कहते हैं, छत्रक शिला भी कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, छत्रक। ये क्या होता है, मरुस्थलों में ये ज्यादातर आकृतियां कहाँ बनती हैं, मरुस्थलों के अंदर, क्योंकि मिट्टी वहीं पे ज्यादा होती है, बीच में कोई चट्टान आ जाती थे तो उसको काट काट के कैसी बनाती थी, ऐसी आकृति बना देती है। तो ये समझ में आ गया। तो अपवान यानी कि अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, घर्षण यानी कि ऐसे उसको काट देती है। फिर उसके बाद में आता है सन्निघर्षण। ये भी क्या है, सन्निघर्षण। यानी कि पवन के साथ में जो कंकड़ पत्थर, जो मिट्टी है, यानी कि मोटे जो कण होते हैं वो उड़कर जाते हैं, वो आपस में टकरा टकरा कर क्या हो जाते हैं, बारीक होते जाते हैं। और फिर ये जब ये पवन जाती है यानी कि दूर तक जाती है तो वो क्या है, वहाँ पर जमाव शुरू कर देती है और इस वजह से क्या बन जाते हैं, कई मैदानों का निर्माण होता है, जिसको क्या कहते हैं, लोयस। क्या कहते हैं, लोयस। अब ये लोयस का जो मुख्य विश्व प्रसिद्ध मैदान है वो कहाँ पर है, चीन के अंदर है। यानी कि वो किसके द्वारा बना हुआ है, पवनों के द्वारा निर्मित है। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया हो। फिर इसके बाद में ये क्या हो गया, छत्रक शिला, यानी कि मरुस्थलों में ये बनते हैं। उसके अलावा बालों का स्तूप, इनका भी निर्माण, यानी कि पवन क्या करती है, जैसे इधर से चलेगी पवन क्या करती है, इधर से चलेगी तो वो क्या है, इनको काटती है और कैसी आकृतियां बने जाती हैं, ऐसी आकृतियां बने जाती हैं। तो ये क्या हो गए, बालू का स्तूप हो गए। इसके अलावा यानी कि मिट्टी को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर क्या कर देते हैं, जैसे इधर से पवन चल रही है और ये यहाँ पर ले जाकर इसको क्या कर दिया, मिट्टी को जमा कर देती हैं। क्यों कर देती हैं, इनकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो मिट्टी नीचे धीरे बैठने नीचे बैठ जाती है। इसे क्या कहते हैं, इसे बालू का टीबा भी कहते हैं, बालू टीबा। क्या कहते हैं इसे, बालू कहते हैं। तो ये है पवनों द्वारा इन आकृतियों का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर इसके अलावा और भी कई आकृतियां हैं, लेकिन अपने पाठ्य पुस्तक में, लेकिन फिर इसके अलावा भी एक आकृति जिसमें क्या होता है, जैसे ये क्या है, चट्टाने, ये क्या है, चट्टाने हैं और ऐसी आकृतियां बने जाती हैं। अब ये आकृतियां कैसे बनती हैं, यानी कि ये क्या है, मुलायम चट्टाने होती हैं यहाँ पर, जिनको क्या करती है, पवन इधर से बहती है और इनको काट ले जाती है और ये जुगेन की आकृति बन जाती है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं हिम नदी की। ये हो गई पवन द्वारा निर्मित स्थला करती हैं। और उसके बाद में बात करते हैं हिम नदी। हिम नदी का यानी कि बर्फ, हिम का मतलब बर्फ की नदी, उनके द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है क्या कहते हैं, हिम। अब जो हिम की नदियाँ होती हैं वो नदी की तरह बहती नहीं है, लेकिन ये क्या होती हैं, बहुत ही धीरे धीरे बहती हैं। और ये भी क्या करती हैं, सन्निघर्षण अपघर्षण करती हैं। अपघर्षण यानी कि जब ये धीरे धीरे क्या होती है, खिसकती हैं, तो अपने जो पास की जो चट्टानें हैं उनको क्या कर देती हैं, तोड़ देती है मोटे मोटे टुकड़ों में और वहाँ से बहा ले जाती हैं। और बहा ले जाती हैं तो वो भी क्या धीरे धीरे टूटने लग जाती हैं और टूट जाते हैं। तो फिर उनसे क्या बनता है, हिमोड, जो मलबा बनता है उसे क्या कहते हैं, हिमोड कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमोड कहते हैं। और उससे भी क्या करते हैं, ये मैदानों का निर्माण करती है। तो ये आज अपना अध्याय हो गया, तो बच्चों समझ में आया होगा और पढ़ेंगे बाकी कल।